हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9th का जो मंथली टेस्ट होगा आप सभी का 6 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का, उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 1 से 6 तक। तो पहला क्वेश्चन है, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। जो बास्तिल का जेल था उससे कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। 7 कैदी छुड़ा लिए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह वाला है। पहला ऑप्शन है राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा शासन प्रणाली है जो अधिक जवाबदेह है। तो लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र अधिक जवाबदेह वाला शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, औजार भवन मशीन उदाहरण है। जो औजार भवन और मशीन है वो ये तीनों पूंजी में किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मानव पूंजी, दूसरा ऑप्शन है अस्थाई पूंजी, तीसरा ऑप्शन है अस्थाई पूंजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी का उदाहरण है औजार भवन और मशीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1970 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1980 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी। यहाँ पे रहना चाहिए था ऑप्शन में 1960 के दशक में शुरू हुआ था, तो ऐसा ऑप्शन में रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी। तो 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। तो पहला ऑप्शन है 2.3 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2.8 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 3.2 करोड़, चौथा ऑप्शन है 1.3 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 करोड़। 2.3 करोड़ जनसंख्या था 1715 ईस्वी में फ्रांस की। नेक्स्ट है सेक्शन बी और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वेज नहर कब निर्मित हुआ। स्वेज नहर का खुलना भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर है स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ। इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई है, जिसके कारण भारत और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। तो जो भारत और यूरोप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी लोग लिखिएगा, एक तरफ कॉलम बना के लिखना है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा तरफ लिखना है पूर्वी तटीय मैदान, और दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर देना है। तो इसका उत्तर है पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान के बीच अंतर। तो पश्चिमी तटीय मैदान, इन मैदानों का क्षेत्र संकरा जिसमें पहाड़ी भाग छिटका हुआ है, और पूर्वी तटीय मैदान में ये मैदान चौड़े हैं जिनमें पूर्ण विकसित डेल्टा है। दूसरा अंतर है इसमें, ये मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। और इसमें दूसरा अंतर है, ये मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। तीसरा है पश्चिमी तटीय मैदान में इस तट पर मालाबार तट क्षेत्र में सुंदर झीलें हैं। और इसमें तीसरा है
पूर्वी तट पर भली प्रकार विकसित डेल्टा है। पश्चिमी तटीय मैदान का चौथा अंतर लिख देना है आप सभी को। इसकी मुख्य नदियां तापी, नर्मदा, मंडवी एवं जुआरी है। और इसमें चौथा है, इसकी मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा है। ऐसे आप सभी को कॉलम बना के अंतर लिखना है। मैंने पॉइंट में लिखा है क्योंकि टाइपिंग में ऐसे कॉलम नहीं बनता है, तो आप लोग कॉलम बना के लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मतदान का अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है, स्पष्ट करें। जो मतदान का अधिकार होता है वो सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि कर्तव्य है, तो इसका स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, कुछ मतदाता अपने मत देने में रुचि नहीं लेते। मतदान में भाग न लेना किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जो कुछ मतदाता होता है, वोटर, वो मत देने में रुचि नहीं लेते हैं। मतदान में भाग लेना किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि मत देने का अधिकार केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। तो मत देने का अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं है, एक कर्तव्य भी है कि आप लोग अच्छा नेता चुने जो आप सभी का भला करे। यह कर्तव्य ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। मतदाताओं को निर्वाचित पदों के लिए सर्वोत्तम प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। जो सर्वोत्तम प्रतिनिधि होता है उसको चुनना चाहिए। आप लोग वोट दीजिएगा तो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि अपनी खराब पसंद के दुष्परिणाम स्वयं उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। जो नेता लोग रहता है वो बहुत खराब काम भी करता है, तो इसका दुष्परिणाम हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा अगर आप लोग अभी अच्छा मतदान नहीं देंगे। कुछ लोग जो मतदाता रहते हैं वो पैसे के लिए वोट दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सर्वोत्तम प्रतिनिधि होता है उसी को वोट देना चाहिए। इसलिए मतदान को अधिकार ना मानकर अपना कर्तव्य मानकर मतदान करना चाहिए एवं चुनाव में अवश्य भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? जो बहुविध फसल है वो प्रणाली क्या है जो पूछा है, इसका परिभाषा। तो इसका उत्तर है, एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक अनाज का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहता है। जो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक अनाज का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। जैसे कि आप लोग खेत में अगर धान बोते हैं तो धान, गेहूँ एक से अधिक फसल हो गया तो उसे ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। इसमें किसान तीनों ऋतुओं, सर्दी, गर्मी और बरसात के दिनों में उत्पादन से अपने खाद्यान्न में वृद्धि करते हैं। तो तीनों ऋतु में बोता है तो वही बहुविध फसल प्रणाली हो गया। तीनों ऋतु में अलग अलग फसल बोता है तो यही बहुविध फसल प्रणाली हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो इसका उत्तर है, फ्रांस की क्रांति से सबसे अधिक लाभ पढ़े लिखे धनी मध्य वर्ग को पहुंचा। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका सबसे अधिक लाभ पढ़े लिखे और धनी व्यक्ति को लाभ पहुंचा। और राज परिवार, पादरी तथा कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए विवश किया गया। जो राज परिवार था और पादरी तथा कुलीन वर्ग था जो उसको सत्ता छोड़ने के लिए विवश किया गया। क्रांति के परिणामों से वहाँ की महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम से वहाँ की महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। मैंने खुद फाइनल एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर। तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर।
लोकतांत्रिक चुनावों के अंतर्गत सभी नागरिकों के मत का मूल्य होता है। तो लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है उसके अंतर्गत सभी नागरिकों का मत का मूल्य होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो गैर लोकतांत्रिक देश होता है, ये हम लोग का भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, तो सभी को मत देने का अधिकार है यहाँ पे। और गैर लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक देश जो होता है उसमें नियमित अंतराल में चुनाव होता है, 5 वर्षों में चुनाव होता है। आप लोग जानते ही होंगे भारत में 5 वर्षों के अंदर चुनाव होता है, जबकि गैर लोकतंत्र में नियमित अंतराल में चुनाव नहीं होते। जो गैर लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, जिस देश में, वहाँ पे नियमित अंतराल में चुनाव नहीं होता होगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था होती है। जो लोकतंत्र देश होता है उसमें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है, जबकि गैर लोकतंत्र देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था नहीं होती है। जो गैर लोकतंत्र देश होता है उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं होता। जैसे कि स्वतंत्र मतलब आप लोग किसी को वोट दे सकते हैं, आप लोग का मन जिसको वोट देना है उसको दे सकते हैं। और गैर लोकतंत्र में आप लोग अगर एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो उसी को देना पड़ेगा। गैर लोकतंत्र में ऐसा भी होता है कि एक ही उम्मीदवार रहता है, उसके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं रहता है। तो यही गैर लोकतांत्रिक देश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।